हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डालिक रिवीजन क्लासेस। आज हम शिक्षण कौशल के टॉपिक प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि देश में संविधान लागू किया गया था। तो आप सभी को पता है कि देश में संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, है ना। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू करा गया था। नेक्स्ट है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। कौन पारित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकार का प्रस्ताव जो है पारित करा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? तो पूछा गया है कि बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षा कौन सी सूची में आती है? समवर्ती सूची में आती है कि कौन सी सूची में आती है? राज्य सूची या संघ सूची में आती है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा कौन सी सूची में आती है। तो आप सभी को पता है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आती है। और क्या क्या आता है? जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। और परिवार नियोजन हो गया, परिवार हो गया, है ना। परिवार नियोजन हो गया, कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में। ठीक है। इसी तरह हमारी विद्युत हो गई और वन हो गई, ये सारे समवर्ती सूची में आते हैं, है ना। तो पहले 47 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। कौन सी समवर्ती सूची में? पहले 47 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? पूछा गया है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 21 का में कहा गया है कि 14 वर्ष के जो बालकों को है, 14 वर्ष से कम और 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 21 का में कहा गया है। ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कितने अध्यायों का वर्णन है? तो इसमें 7 अध्यायों का वर्णन है। कितने अध्यायों का वर्णन है? 7 अध्यायों का वर्णन है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राष्ट्रपति में प्रकाशित किया गया था? तो ये 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 27 अगस्त 2009 को। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कौन से अनुच्छेद में? 21 का में। किस में? 21 का में है ना। और इसमें कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, है ना। अधिनियम में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय। और इसमें क्या ये अधिनियम कब राष्ट्रपति में प्रकाशित हुआ? अधिनियम कब प्रकाशित हुआ था? 27 अगस्त 2009 को ये अधिनियम प्रकाशित हुआ था। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं और पूछी जाती हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखें। नेक्स्ट है कि विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने प्रतिशत का स्थान आरक्षित होना चाहिए? ठीक है। तो यहाँ पे 25% है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को, मतलब जो भी प्राइवेट विद्यालय होते हैं, प्राइवेट है ना, विश्वविद्यालय या विद्यालय हुए, तो उसमें क्या होगा कि जो भी निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, तो उनको 25% का आरक्षण दिया जाएगा, है ना। तो विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा? उसमें 25% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में? आप सभी को पता है कि संविधान की किस धारा में है? धारा 45 में है। शिक्षा में निष्पंदन का सिद्धांत किसने लागू करा था? ठीक है। तो शिक्षा में निष्पंदन का सिद्धांत किसने लागू करा था? ये लॉर्ड मेकाले ने लागू करा था। तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि कितने, यहाँ पे ये याद रखिएगा, बच्चों को कितना आरक्षण दिया जाएगा? 25%। ठीक है। और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कौन सी धारा में है? तो धारा 45 में है। कौन सी धारा में? धारा 45 में है। और निष्पंदन का सिद्धांत किसने लागू किया? मेकाले ने कहा था कि जितने भी उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उनको शिक्षा पहले दी जाएगी, है ना। और उनको ताकि और बाद में उनसे छन के जो शिक्षा है वो निम्न वर्ग के लोगों को दी जाएगी। और इसी के आधार पे उन्होंने इसका जो शिक्षा में निष्पंदन का सिद्धांत लागू किया, और इसी के आधार पर उन्होंने इसका नाम रखा कि निष्पंदन का सिद्धांत। इसे अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसलिए आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। निष्पंदन आपसे पूछ सकता है कि निष्पंदन का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड मेकाले ने दिया। ठीक है। और आपसे ये थॉट भी पूछ सकता है कि निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा पहले दी जाएगी, और जो उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा पहले दी जाएगी ताकि वो निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ा सकें, है ना। तो
इस आधार पे इन्होंने इस सिद्धांत का नाम रखा था निष्पंदन का सिद्धांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिंग के पास कब प्रस्तुत किया गया था। तो उन्होंने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था बेंटिंग, लॉर्ड बेंटिंग को 2 फरवरी 1835 में। 2 फरवरी 1835 में उन्होंने ये विवरण पत्र उनको प्रस्तुत किया। शिक्षा का छनाई का सिद्धांत, अभी इसका नाम था निष्पंदन का सिद्धांत, अभी आपको लिख के आ गया है कि छनाई का सिद्धांत। और अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत, ये इसके एक दो नाम है जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। किस लिए लागू करा गया था, किस लिए लागू किया गया था कि जन शिक्षा का कल्याण हो सके, जन शिक्षा हेतु, है ना, जन शिक्षा हेतु ये लागू करा गया था। तो नेक्स्ट है हमारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने करी थी। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने करी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने करी थी। और ये भी पूछ सकते हैं कि कब करी थी। तो उन्होंने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसे की स्थापना करी थी। कब करी थी। और मदरसे की स्थापना कर रही थी और उसमें किसमें शिक्षा दी जाती थी, अरबी और फारसी भाषा में उनको बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े थोड़े व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। ये किसका मत है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैकाले ने कहा था कि जो उच्च वर्गीय के व्यक्ति हैं, जो मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनको शिक्षा पहले दी जाए और बाद में उन व्यक्तियों के थ्रू दूसरे व्यक्तियों को शिक्षित करा जाए। तो ये किसने कहा था, लॉर्ड मैकाले ने कहा था। क्या कहा था, लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। किसका मत है, लॉर्ड मैकाले का मत है, ठीक है। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था। तो 1854 ईस्वी में वुड का घोषणा पत्र भेजा गया था। तो आप सभी को पता है कि वुड का जो घोषणा पत्र था ये 1854 में दिया गया था। इसमें कुछ शिक्षा संबंधी सुझाव दिए गए थे कि उच्च शिक्षा के लिए आपको विश्वविद्यालय की स्थापना करनी पड़ेगी, है ना। और कहाँ स्थापना करनी पड़ेगी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, है ना। विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। और इन्होंने व्यापारिक शिक्षा पे भी जोर दिया और स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया। इन्होंने कहा कि इनके जो घोषणा पत्र को ये शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनके घोषणा पत्र को क्या कहा जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश क्या है, नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहाँ, और कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में आपको मतलब नए विश्वविद्यालय स्थापित करे जाए ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कि हंटर कमीशन किसे कहते हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग को क्या कहते हैं, हंटर कमीशन कहते हैं। इस हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है। तो हंटर कमीशन आया कब था, ये 1882-83 में आया था। कब आया था, 1882 और 83 में आया था। कब आया था, 1882-83 में हंटर आयोग आया था, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहा गया कि 1882 के प्रथम शिक्षा आयोग मतलब हंटर कमीशन को कहा जाता है, वो किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसको अन्य नाम से किससे जाना जाता है, हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। कब आया था, 82-83 में आया था। इन्होंने कहा था कि जो भी 1854 में वो डिस्पैच में मतलब जो शिक्षा के सुधार करने के लिए कहा गया, उस पर यहाँ पे आगे इसमें सुधार हुए। और इन्होंने कहा कि जो शिक्षा दी जाएगी वो मतलब हमारी भाषा में दी जाएगी, जो हम बोलते हैं, मतलब हमारी देसी भाषा में जो शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। और इन्होंने कहा था कि जो भी अनुदान दिया जाएगा वो छात्र और शिक्षक के अनुपात में दिया जाएगा, है ना। तो अगला है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था, 3 फरवरी 1882 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको और याद करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हंटर आयोग ने भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत करी, ठीक है। नेक्स्ट हंटर कमीशन ने
मुख्य रूप से ध्यान दिया, किस पर ध्यान दिया था कि अभी मैंने आपको बताया कि हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से किस पे ध्यान दिया था, वो तो प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था, है ना। और ये भी कहा था कि जो हमारी शिक्षा जो होगी वो देसी भाषा में लोगों को दी जाए ताकि उनको ज़्यादा समझ में आ सके। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे 1899 ईस्वी में। जो लॉर्ड कर्जन है वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? 1921 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 27 जनवरी 1902 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? 27 जनवरी 1902 को। कर्जन ने अपनी पहली शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित करा था? तो उन्होंने 11 मार्च 1904 ईस्वी को प्रकाशित करा था। कब प्रकाशित करा था? 11 मार्च 1904 ईस्वी को प्रकाशित करा। तो कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DDS कोठारी, मतलब डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष है। और ये कब आया था? 1964 और 66 में आया था। कब आया था? 1964 और 66 में आया था। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 1964 और 66 में आया था। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का विकास करना। और ये स्वतंत्रता के बाद पहला आयोग था, है ना। और इसका जो गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। और इसमें कुल टोटल कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे और 6 अन्य भारतीय थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोठारी आयोग में इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने शिक्षा संबंधी इसमें सुझाव दिए थे। ठीक है, और कहा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा था। और इन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो तीनों स्तर पे होनी चाहिए, है ना। प्राइमरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तीनों स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था 1964 और 66 में। राज्य शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित रूप पेश करा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 23 खंडों में बांटा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 7 मई 1990 को। कब किया गया था? 7 मई 1990 को राममूर्ति समिति का गठन किया गया था। इसमें क्या कहा गया था? जो भी पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जैसे SC और ST बच्चे हैं, उनको नामांकन दर उनकी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे भी बल दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में राष्ट्रीय आय का लगभग 6% खर्च होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? ग्रामीण है। जितने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय होते हैं वो कहाँ खोले जाते हैं? ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाते हैं, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। स्कूल चलो अभियान का अंग क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का। तो यहाँ पे क्या है कि स्कूल चलो अभियान किसके अंतर्गत आता है? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में आया था। किसके टाइम में आया था? अटल बिहारी जी के टाइम में आया था और 2001-2002 में आया था। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, इसीलिए उस पर लिखा होता है, देखो सर्व शिक्षा अभियान में जो भी प्राइमरी की बुक्स होती है उस पर लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े। तो इसका उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे कहा गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। और इसको 1992 में इसको बढ़ावा मिला था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1992 में बढ़ावा मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ कब किया गया था? किस वर्ष हुआ था? तो 1995-96 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त
15 अगस्त 1995-96 में हुआ था, ठीक है। मिड डे मील योजना का जो शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995-96 में हुआ था। और पहला राज्य ऐसा कौन सा जहाँ पे ये लागू हुई थी? तो पहला राज्य ऐसा कौन सा था जहाँ पे ये लागू हुई थी? तमिलनाडु। क्या था? तमिलनाडु, है ना? क्या था? तमिलनाडु। ओके। और इसका उद्देश्य क्या था? कि बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी की जा सके, उनका नामांकन में बढ़ोतरी की जा सके, और बच्चों का सभी बच्चे साक्षर हो सके, मतलब गांव के जितने भी बच्चे हों और साक्षर हो सकें। विद्यालय में स्थायी ठहराव है ना, बच्चों की नामांकन दर बढ़ सके, और विद्यालय में स्थायी ठहराव आए। और जिनकी भी उपस्थिति सरकार मतलब ये चाहती थी भी कि कैसे भी करके बच्चे विद्यालय आए, तो उन्होंने ये कर दिया कि जिनकी भी उपस्थिति 80% होएगी, जिन बच्चों की 80% होगी उनको 3 kg राशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 3 kg राशन दिया जाएगा, जिसमें गेहूं और चावल उनको दिया जाएगा। और धीरे धीरे करके ये उच्च माध्यमिक में भी लागू कर दी गई। बहुत इसमें भी घोटाला होने लगा, मतलब बच्चे स्कूल तो आते थे, राशन लेने के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। तो सरकार ने क्या करा, उन्होंने 1 सितंबर 2004 से ये योजना को बंद कर दिया कि वो राशन नहीं देंगे बच्चों को, राशन की जगह पे पका पकाया भोजन देंगे, ठीक है। तो वो बच्चों को पका पकाया भोजन देने लगे, जिससे बहुत मतलब बच्चे आए भी और सरकार का नुकसान भी ना हो। तो उन्होंने बच्चों को पका पकाया भोजन देना स्टार्ट कर दिया, और हर दिन के हिसाब से बच्चों के लिए भोजन बनना चालू हो गया। तो अभी तो इसका नाम मिड डे मील का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट है, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? कक्षा 1 से 8 तक के, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, यहाँ पे गलत लिख गया है, 1987 88, 1987-88 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसको 1992 में बढ़ावा मिला था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1995-96 में प्रारंभ हुई थी, 15 अगस्त 1995-96 को। और क्या था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, मतलब शिक्षा को बढ़ावा देना, और बच्चों की नामांकन दर को बढ़ाना, और विद्यालय में एक ठहराव लाना, ठीक है, स्थायी ठहराव लाना, कि बच्चे आएँ और पढ़ें। और जिनकी उपस्थिति 80% से ज़्यादा होती थी उनको 3 kg राशन दिया जाता था, और गेहूँ और चावल। बाद में इसको क्या किया गया कि ये पहले तो प्राइमरी में लागू थी, बाद में माध्यमिक में भी लागू हो गई, ठीक है। लेकिन बाद में सरकार मतलब इसमें उनको सही नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया कि ये डिसाइड करा कि बच्चों को पका पकाया भोजन दिया जाएगा, ठीक है। तो वो बच्चों को डे के हिसाब से कि आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, आज ये बनेगा, ऐसे करके उन्होंने उनको पका पकाया भोजन देने लगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों की साक्षरता और नामांकन बढ़ाना, ठीक है। तो राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो 1986 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। भारत की देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। और मिड डे मील भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किया जाता है? तो शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी व ECE कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम। तो किन भागों में बांटा गया है? कि संपूर्ण साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, और यहाँ पे होगा सतत शिक्षा, यहाँ पे क्या होगा? सतत शिक्षा कार्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रम और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है किससे? प्राथमिक बालिका शिक्षा से। किससे? प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएंगे ताकि बच्चों और लड़कियों को और अच्छे से अच्छी और शिक्षा दी जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे है प्रोफेसर यशपाल समिति, तो इसको और किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय सलाहकार समिति, राष्ट्रीय सलाहकार समिति,
है ना। इसको और किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय सलाहकार समिति। ये कब आई थी? 1992 में आई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर यशपाल थे। और 1992 में आई थी। इसको राष्ट्रीय सलाहकार समिति भी कहते हैं। और इसका शीर्षक क्या था? कि शिक्षा बिना बोझ के दी जाए। बच्चों को जो शिक्षा है बिना बोझ के दी जाए, उनको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। ये इसका शीर्षक था कि शिक्षा बिना बोझ के, है ना। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। और कब आई थी? 1992 में आई थी। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? ये सर्व शिक्षा अभियान के 2001-2002 के अंतर्गत चलाया गया था और अटल जी के टाइम पे चलाया गया था। ठीक है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? एक पढ़ाएं एक। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? एक पढ़ाएं एक, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था 1986-87 में। कब आया था? 1986-87 में आया था। लेकिन 1992 में इसको बढ़ावा मिला था। ठीक है। 1992 में इसको बढ़ावा मिला था। आया कब था? 1986-87 में। ठीक है। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी, कितने प्रतिशत साक्षर थी? तो 14% जनसंख्या साक्षर थी। विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों से। किससे होता है? सृजनात्मक क्रियाकलापों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे कि सब शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को सब शिक्षा अभियान की तरफ से शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए की गई है? जो भी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे थे और मतलब बच्चियां थी, उनको कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तरफ से शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है कि सब शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किसके द्वारा दी जाती है? राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा सहायता प्रदान करी जाती है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कितने अंतराल के उपरांत पठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो कितने अंतराल के? 5 वर्ष के बाद शिक्षा का समीक्षा का प्रावधान रखा गया। ठीक है। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम और बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था सन 1937 ईस्वी में। कब रखा था? 1937 ईस्वी में रखा था। ये कई बार बेसिक सा पॉइंट है और पूछा भी गया है। किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए? पूर्व प्राथमिक विद्यालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब आरंभ हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को आरंभ हुई थी। ठीक है। एमडीएम कब आरंभ हुआ था? 15 अगस्त 1995 में। अभी इसका नाम पीएम पोषण योजना रख दिया गया, पीएम पोषण योजना। ठीक है। नाम चेंज कर दिया गया, पीएम पोषण योजना। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? बच्चों की नामांकन दर में वृद्धि करना और एक विद्यालय में एक स्थायी ठहराव को बनाए रखना। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे आएंगे, तो जिन बच्चों की 80% से ज़्यादा उपस्थिति होगी, उनको राशन दिया जाएगा। कितने किलो राशन दिया जाएगा? 3 किलो राशन दिया जाएगा। बाद में ये उच्च विद्यालय में भी लागू कर दी गई। फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था कुछ टाइम के बाद। फिर उन्होंने, सरकार ने बोला कि हम बच्चों को पका पकाया हुआ भोजन देंगे। ठीक है। आज की समस्या से ऐसे है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो ये कौन सा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, है ना। तो क्या होता है कि ये हरटांग समिति में बताया गया था 1929 ईस्वी में। हरटांग समिति में बताई गई थी कि बच्चे अपव्यय एवं अवरोधन के कारण बीच में ही क्लास को छोड़ देते हैं, बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अपव्यय का मतलब क्या होता है कि बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देना, ड्रॉप आउट कर जाना। ठीक है। बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देना किसी कारणवश। और अवरोधन का मतलब क्या होता है कि एक ही कक्षा में बार बार फेल होते रहना। ठीक है। तो यहीं पे ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया कि, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कब बताया गया था ये, किस उसमें बताया गया था? हरटांग समिति 1929 में बताया गया था। ठीक है। तो इसी को ऐसे पूछा कि आज की समस्या से आशय कि बीच में विद्यालय को छोड़कर चले जाना। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेट एक्ट संबंधित है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिमाणात्मक वृद्धि से। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में नहीं थे। मतलब उसमें क्या क्या बताया गया था है। तो पहला तो है पाठ्यचर्या का संवर्धन है यहाँ पे, और पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। क्या है? पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यचर्या का संवर्धन और पाठ्य पुस्तक का केंद्रित होना। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया? 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 16 मार्च 1951 को गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया था कि प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, किसमें कर दिया गया था? गोखले विधेयक में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। गोखले विधेयक में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। आया कब गया था? 16 मार्च 1911 को आया था। ठीक है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पाँच पश्चात विवाद का जन्म हुआ था 1813 की घोषणा पत्र में। ठीक, आज्ञा पत्र में पाँच पश्चात विवाद का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी नवीं पंचवर्षीय योजना में। कहाँ संचालित की गई थी? नवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित करी गई थी। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? वर्ष 2004 से। कब शुरू किया गया था? वर्ष 2004 से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। तो ये सबसे पहले कहाँ की गई थी? केरल राज्य में। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा संबंधित है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट है पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है कुपोषण की समस्या को दूर करना। ठीक है, तो उद्देश्य मतलब पोषाहार वितरण योजना मतलब PM पोषण योजना कब आई थी? 1995 96 में आई थी। ठीक है, कब आई थी? 1995 96 में आई थी। 15 अगस्त 1995 96 में आई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि विद्यालय में बच्चों का स्थायी ठहराव बनाना और नामांकन दर को बढ़ाना। और उद्देश्य क्या था कि जो भी बच्चों को भोजन दिया जाए उसकी वजह से वो उनका विद्यालय में नामांकन दर बढ़ सके। ठीक है, तो एक तरह से ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। और सरकार ने क्या किया था कि जिसकी जो अटेंडेंस होगी वो अगर 80% से ज़्यादा होगी तो उनको राशन दिया जाएगा, 3 kg राशन दिया जाएगा और चावल और गेहूँ दिए जाएंगे। और बाद में ये उच्च माध्यमिक में भी लागू हो गई थी। पर बाद में क्या किया गया कि सरकार ने कहा 1 सितंबर 2004 से सरकार भी बहुत मतलब चालाक थी। तो सरकार ने क्या किया कि 1 सितंबर 2004 से उन्होंने ये योजना बंद कर दी कि हम राशन नहीं देंगे, हम बच्चों को पका पकाया भोजन देंगे और वीक में उनके डे के हिसाब से हर दिन उनको पका पकाया भोजन देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये तो नहीं हो सकता कि ये कुपोषण की समस्या को दूर करना ये उद्देश्य नहीं है ना। पोषाहार वितरण का उद्देश्य नहीं है, मतलब कुपोषण को दूर करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि नामांकन दर को बढ़ाना और एक विद्यालय में स्थायी ठहराव लाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना मत भूलें।